बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा मौजू गुफ्तगू है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली उसका ताल्लुक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि जो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं उनसे है। आपके इल्म में होगा कि आर्टिस्टिक बच्चों के हवाले से या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की जो 5 टाइप्स हैं उसके हवाले से एक डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव जो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और यकीनन काफ़ी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। तो अब हम उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आर्टिस्टिक बच्चे या ऑटिज़म का शिकार बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो डिस्कस करने का या आप लोगों से बात करने का मकसद ये था कि मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च आर्टिकल लिखा और कुछ जो है ना मैंने रिसर्च की ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट हैं या जो एडल्ट हैं तो उस पे और वो रिसर्च चूंकि मेरी उसमें जो सैम्पल था वो पॉपुलेशन था, मैंने पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस लिए उनके जो बच्चे थे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी के हवाले से। तो कुछ फैक्ट्स ऐसे आए को वो जो है ना वो थोड़े अलार्मिंग फैक्ट्स थे। तो उस रिसर्च को मद्देनजर चूंकि वो आर्टिकल मेरा अभी जो है ना वो इन प्रोसेस है और वेरी सुन इंशाल्लाह वो पब्लिकेशन की जानिब भी हो जाएगा, मैं पब्लिकेशन की जानिब भी इंशाल्लाह जाऊंगा उसके लिए। तो मैंने सोचा इन द मीन टाइम अपनी उस रिसर्च फाइंडिंग को आपके साथ शेयर करूं और उसके अकॉर्डिंग एक सजेस्ट करूं। यकीनन ये वाला जो लेक्चर है जिस पे अभी मैं बात करूंगा ये लेक्चर्स जो है ना ये टीचर्स, पेरेंट्स और उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो कि किसी न किसी हवाले से आर्टिस्टिक बच्चों के साथ या आर्टिस्टिक जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पर्सनस हैं उनके साथ अटैच हैं। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हवाले से इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं इस टॉपिक का नाम स्पीक कर देता हूं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हमारा आज का जो लेक्चर है जिस पे मैंने आज गुफ्तगू करनी है वो है सोशल स्किल्स फॉर आर्टिस्टिक। अब ये जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात हो रही है, उनके लिए जो सोशल स्किल है उसको हम ज़रा देखेंगे। ये आगे जाके थोड़ा सा बेसिकली ये टर्म थोड़ी लिमिटेड है, महदूद है सोशल स्किल, लेकिन ये आगे जाके बड़ी वास्ट और बहुत डीप हो जाती है क्योंकि इसमें जो एज ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया है वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें मैंने 2 एज ग्रुप सिलेक्ट किए हैं, एक है प्री टीन्स और दूसरा है टीन एजर्स। टीन एजर्स आप लोग समझते होंगे कि 12 साल से लेके 19 साल के दरमियान जो लोग होते हैं या जो ये एक एज ग्रुप होता है उसको हम लोग टीन एज कहते हैं, एडोलेसेंट कहते हैं, लड़कपन कहते हैं। और एक तो टीन एज के हवाले से, दूसरा टीन एज से पहले यानी कि 7 से 12 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं तो इनके लिए सोशल स्किल का क्या मानी है। देखें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो एक शॉर्ट एंड स्मार्ट सी डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन की थी, मैं दोबारा बता देता हूं ताकि ज़रा मेमोरीज थोड़ी रिवाइज हो जाएं। वो थी इट इज़ अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि इतना सवेयर लेवल का ये सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है कि इसमें जो बच्चा है वो अपने वालिदैन से भी सोशली आइसोलेट हो जाता है, उनके साथ ये सिंपल सी एक एग्जांपल है। तो इसी को जब हम थोड़ा सा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सोशल स्किल तो बिल्कुल डेफिशिएंट है, बिल्कुल मिसिंग है। और जो मैंने रिसर्च की उस रिसर्च में भी यही प्रॉब्लम सामने आया। मेन जो पेरेंट्स जिस चीज़ से वरीड थे या पेरेंट्स जिस चीज़ से परेशान थे बहुत ज़्यादा, वो यही था कि चूंकि ये एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है तो सोशल स्किल बच्चों के दरमियान ना होने के बराबर है। और जैसे ही 14 साल 15 साल मैक्सिमम पेरेंट्स की जो रिपोर्टिंग थी वो ये थी या उनका जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि 14 15 16 साल के बाद जैसे ही ये एज ग्रुप उनका बच्चा या बच्ची क्रॉस करते हैं उसके बाद जो है ना फिर असल चैलेंजेस उनके लिए वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। काफ़ी मसाइल ऐसे होते हैं जो कि दोनों जेंडर के साथ अटैच हैं। अगर कोई लड़का है तो उसके साथ अलहदा मसाइल हैं एएसडी का शिकार जो है, और अगर कोई लड़की है उसके साथ एएसडी का, तो पेरेंट्स बहुत ही शदीद किस्म की परेशानी का शिकार हैं। और ख़ासकर हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है चूँकि इस तरह की यहाँ पे अवेयरनेस मौजूद नहीं है, यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी हैं, वो कल्चर नहीं है, वो सपोर्टिंग कल्चर नहीं है कि जो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर सके और फर्दर कोई कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सके। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी रिसर्च के तनाजुर में और इन सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि इस पे जो है ना मैं बात करूँ और सोशल स्किल्स के हवाले से कि पेरेंट्स ने अपने प्री टीन या टीन एजर्स जो उनके बच्चे हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या आर्टिस्टिक बच्चे जिनको कहा जाता है उसका शिकार, तो उसको कैसे डील करना है इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो अब सोशल स्किल्स की अगर बात की जाए,
अब जो सोशल स्किल्स हैं जो कि टीन एजर्स या आर्टिस्टिक बच्चों के लिए होती है, उसमें शामिल क्या है, सोशल स्किल में होता क्या है? इसमें नंबर 1 पे पहला पॉइंट है वर्किंग आउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग एंड फीलिंग। सबसे पहली जो सोशल स्किल है कि बाकी लोग काम क्या कर रहे हैं और जनाब वो फील क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सोच क्या रहे हैं। ये है पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट। यानी कि आर्टिस्टिक बच्चे के लिए ये जानना जरूरी होता है कि बाकी लोग फील क्या कर रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। दूसरा अहम पॉइंट सोशल स्किल में ये है कि फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। तीसरा है एडजस्टिंग टू न्यू सोशल सिचुएशंस। किसी भी तरह की जो सोशल सिचुएशन है उसमें एडजस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल शादी है, खुशी है, गमी है, या घर के अंदर कोई और रिलेटिव्स की गैदरिंग है, उसके अंदर एडजस्ट कैसे करना है। चौथा पॉइंट है सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। मुख्तलिफ तरह के जो समाजी मसाइल होते हैं उनका हल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है जब आप किसी दूसरे की ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बात करते हैं और कोई दूसरा किसी दूसरे की बात से डिसएग्री करता है, आपका रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अनरिटन सोशल रूल्स। देखें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो लिखे होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं होते फिर भी उनको समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जैसे पर्दा है कि किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना, किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना, ये अनरिटन सोशल रूल्स होते हैं, इनको समझना होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग इंटरेस्ट विद अदर टीनेजर्स। जो आपके जो एज फेलोज हैं, आपके जो अदर बाकी जो दोस्त हैं, अहबाब हैं जो कि लड़कपन की एज में हैं, उनके साथ आपका जो मौजू दिलचस्पी है, जिस चीज़ के ऊपर आप दोनों की दिलचस्पी सेम है, वो कैसे शेयर करनी है, ये भी तो सोशल स्किल का हिस्सा है। तो अब सोशल स्किल्स में बच्चे की हेल्प कैसे की जाती है, ये आप स्लाइड पे देखेंगे, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली जो सोशल स्किल्स है ये ऑटिस्टिक बच्चे को हेल्प आउट करती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार बच्चे को हेल्प आउट करती है। किस चीज़ में हेल्प आउट करती है? ताकि वो अपने ही एज फेलो के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। चाहे आर्टिस्टिक बच्चे का कोई एक फ्रेंड है या बहुत सारे दोस्त हैं, तो उन सब के साथ उसने रिलेशन को मेंटेन कैसे करना है, और अगर दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाने कैसे हैं। पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने आर्टिस्टिक बच्चे को इस चीज़ में हेल्प आउट करें कि मुख्तलिफ जो सोशल सिचुएशंस होती हैं उसमें बिहेव कैसे करना है, उसमें रिएक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल किसी शॉपकीपर से कैसे बात करनी है, या फैमिलीज के दौरान जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनमें कैसे जो है ना वो अपना इंटरेस्ट शो करना है। जहन में रखें कि जो बच्चा होता है वो उसकी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो उसकी डेवलपमेंटल पीरियड के साथ साथ चलती रहती हैं। 10 साल के बच्चे के फ्रेंड्स अलहदा हैं, 15 साल के अलहदा, 20 साल के अलहदा, डेवलपमेंटल स्टेज के साथ फ्रेंडशिप चलती है। ये जो डेवलपमेंटल की टर्म मैंने यूज की, इसको जरा समझिएगा। डेवलपमेंट से मुराद ये है हर बच्चा अपनी सोच के मुताबिक ही दोस्त बनाता है। यानी ये नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो 10 साल का बच्चा ही उसका दोस्त होगा, 20 साल का तो 20 साल का। सम टाइम 15 साल के बच्चे के साथ 12 साल का बच्चा दोस्त बन रहा होता है, सम टाइम 13 साल के बच्चे के साथ 16 साल का बच्चा। वजह क्या होते हैं? दोनों की जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। दोनों की जो मेंटल एबिलिटी या जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जहन मिलता है, सोच मिलती है, तभी जाके दोस्ती होती है। यानी फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रादर देन फीलिंग। फ्रेंडशिप हमेशा इंटरेस्ट पे बेस करती है कि दोनों के इंटरेस्ट किस चीज पे यकजा हैं। अब सोशल स्किल के हवाले से कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो कि पेरेंट्स की, जो टीचर्स को बतानी चाहिए, किसी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसमें मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज हैं जो कि टीन एजर्स के लिए यूज की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये डेली बेसिस पे इनको चेंज किया जा सकता है, इनको डेली बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 1 पे है रोल प्ले, नंबर 2 पे है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक, नंबर 3 पे है सोशल ग्रुप, नंबर 4 पे है सोशल मीडिया, नंबर 6 पे है सोशल ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट है सोशल स्टोरीज,
नेक्स्ट है टीवी प्रोग्राम्स, नेक्स्ट है वीडियो मॉडलिंग, नेक्स्ट है विजुअल सपोर्ट। अब अगर इन पॉइंट्स की हम डिटेल के हवाले से बात करें तो आपके लिए समझना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा कि ये हमारे पास तकरीबन 8 to 9 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं घर में भी और स्कूल में भी, जहाँ पे आर्टिस्टिक बच्चों को हम लोग डील कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नंबर 1 पे रोल प्ले। आई एम सॉरी। सो रोल प्ले एक ऐसी टेक्निक है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेता हूँ सम टाइम। सो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम लोग रोल प्ले कंडक्ट करते हैं और आर्टिस्टिक बच्चों के लिए रोल प्ले बहुत बेहतरीन टेक्निक है। रोल प्ले में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चे को कोई सोशल सिचुएशन आपने प्रोवाइड करनी है तो आप बच्चे को बोलेंगे चलें भी चलें, ये एक शॉप है और हम शॉप में बैठे हैं, मैं शॉपकीपर बन जाता हूँ, आप कस्टमर बन जाओ, आपने मेरे से ये चीज़ खरीदनी है, बाय करनी है। लैंग्वेज में तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो चूंकि हम उसको सारा लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आर्टिस्टिक बच्चे के लिए आप काम करें तो फिर आपको नेटिव लैंग्वेज पे ही ये सारा कंडक्ट करना पड़ता है। मुख्तलिफ सिचुएशंस आप डेवलप करके बच्चे को मुख्तलिफ रोल्स असाइन करके, खुद को मुख्तलिफ रोल्स असाइन करके आप बहुत अच्छी रोल प्ले की एक ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं क्लास के अंदर या घर के अंदर कि जिससे जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उसकी जो सोशल आइसोलेशन है वो खत्म होगी, कम होगी। और यही रोल प्ले की एक्टिविटी आप बच्चे के साथ अपने मुख्तलिफ रिलेटिव्स को भी अटैच करके कर सकते हैं। ये तो होगा रोल प्ले। नंबर 2 पे है सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सेल्फ मैनेजमेंट में क्या आता है, बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि वो अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करे। बच्चे से मुराद मैं 7 से 12 साल के आर्टिस्टिक चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। अब 7 से 12 साल के बच्चे के अंदर जब आप ये चीज़ डेवलप कर देंगे, जहन में रखें जब यही बच्चा 15 साल, 16 साल, 17 साल की एज में पहुंचेगा, जो कि डेंजरस एज होती है, आर्टिस्टिक बच्चे और पेरेंट्स ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। और बाज़ औक़ात पाकिस्तान, हमारे जो मैंने जो रिसर्च की उसमें तो पेरेंट्स ने बच्चों को जंजीरों से बांधा हुआ था, ये भी मेरी रिसर्च में आया था पॉइंट। तो इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक से गुजारें, सेल्फ मैनेजमेंट पैदा करें बच्चे के अंदर, ताकि वो अपना बिहेवियर खुद ही कंट्रोल कर सके, दूसरों पे डिपेंड ना हो उसका जो बिहेवियर है कि बाकी लोग उसका बिहेवियर कंट्रोल करते फिरें। इसमें अच्छा, इसमें टिक शीट्स बनाई जा सकती हैं, कुछ स्टिकर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो कि अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ाना चाहता है, तो इसमें ये किया जा सकता है कि आप एक ऐसी टिक शीट डिज़ाइन करें जो कि आप अपने आर्टिस्टिक बच्चे को ही पकड़ाएं और उसको बोलें कि जब भी आप किसी से कोई बात करते हो तो इसमें एक एक सवाल लिखा हुआ है, उस सवाल को टिक कर दो। अब इसको ज़रा समझेंगे, यानी कि ये एक ऐसी शीट होती है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिखे होते हैं कि जो बच्चा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल हम गुफ्तगू कैसे स्टार्ट करते हैं, हम गुफ्तगू इसी तरह स्टार्ट करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, घर बार सब ठीक है, बच्चे ठीक है। मीन ये हम अपने एज लेवल के हवाले से ये सेंटेंस पूछते हैं। बच्चों से एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन या एज अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस बना के अगर एक शीट उस बच्चे को दी जाए जो कि आर्टिस्टिक बच्चा है 7 से 12 साल का, उसको सिर्फ ये कहना है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ना है, लेकिन ये कब पढ़ना है, जब आप किसी से बात कर चुको। जब आप किसी से बात कर चुको तो आपने एक सेंटेंस टिक कर देना है, फॉर एग्जाम्पल। और बच्चे को कहना है ये शीट मैंने आपको सुबह दी है, मैं आपसे शाम को 3 बजे 4 बजे वापस लूंगा। तो देखना है बच्चा वो सेंटेंस कितनी दफ़ा, जितनी दफ़ा यूज़ करेगा हर दफ़ा उस सेंटेंस के आगे टिक करता जाएगा। अगर 4 टिक हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस 4 दफ़ा यूज़ हुआ है। ठीक है जी। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ऐसा ऐसा सेल्फ, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो 7 से 12 साल के दरमियान बच्चे को दी जा सकती है। बच्चा अपना बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल, और उसकी एक आदत बन जाएगी कि किसी से मैंने गुफ्तगू किस तरह स्टार्ट करनी है, खामोश नहीं रहूँगा, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह सेंटेंसेस को यूज़ करना है एज पर सिचुएशन। इस तरह बच्चे को एक ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है जो कि उसकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। नंबर 3 पे सोशल ग्रुप्स। अच्छा, इसमें एक बात जहन में रखें कि ये जो सोशल ग्रुप्स है, इससे मुराद वो ग्रुप्स हैं कि
جن میں وہ آرٹسٹک بچہ خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ذہن میں رکھیں یہ وہ گروپس نہیں ہیں جو صرف آرٹسٹک بچوں کے ہی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جو آپ کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہو گئیں یا لوکل ایکٹیویٹیز ہو گئیں وہ نارمل کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ ان ایکٹیویٹیز کا حصہ ہو. ان ایکٹیویٹیز کی مدد سے بچہ اپنے دوست بنا سکتا ہے اور اس کی جو سوشل سکلز ہے وہ انہانس ہو سکتی ہے, وہ سوشل رولز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ گروپس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جس میں بچے کا انٹرسٹ اس گروپ کے انٹرسٹ کے ساتھ ملتا ہو, یا بچے کی ہابیز اس گروپ کے جن لوگوں کے ساتھ یا اس کے ساتھ ملتی ہوں, سملر ہوں, یا اس گروپ میں وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے ساتھ بات کرنا بڑا آسان ہو. اچھا, نمبر 4 پہ سوشل میڈیا. یہ بڑا زبردست ایک پوائنٹ ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آرٹسٹک بچے کو باقی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اور یہ جو گروپس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے, ان میں کنیکٹ ہونے کے لیے بہت کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جلدی سے جلدی بچے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ, دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کیا چل رہا ہے. وہ جو بھی بات کرنا چاہیں ایزیلی ان کا جواب ملتا ہے, چاہے وہ فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے. زیادہ تر اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی سوشل میڈیا میں جب آپ رابطے میں ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں جب کسی بندے سے فیس ٹو فیس ڈسکشن کرنا چاہیں تو وربل ڈسکشن کے ساتھ نان وربل کمیونیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سملرلی جب سوشل میڈیا پہ آپ رابطے میں, وہاں پہ وربل کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے, نان وربل کمیونیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہی چیز آرٹسٹک بچے کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ ایک سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کم ٹائم میں آپ نے زیادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں, کم ٹائم میں زیادہ میسیجنگ کرنی ہوتی ہے, اور فوراً ڈیسائیڈ کر کے آپ نے سینٹینس جو ہے نا ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. نمبر 5 پہ سوشل اسکل ٹریننگ. اچھا, کچھ آٹزم تھراپی یا سپورٹ سروسز ایسی بھی ہیں کہ جس میں بچوں کو سوشل سکلز ٹیچ کی جاتی ہے, پڑھائی کی جاتی ہے. فار ایگزامپل پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز, سیکرٹ ایجنٹ سوسائٹی جسے SAS کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کمپیوٹر گیم کی طرح لے سکتے ہیں, یا جو بورڈ گیم ہوتے ہیں, یا گروپ تھراپی کے طور پہ. دا پروگرام فار دا ایجوکیشن اینڈ انریچمنٹ آف ریلیشنل اسکلز, مطلب یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ایجوکیشن اور جو ریلیشن اسکلز ہیں ان کو انہانس کیا جاتا ہے. یعنی سوشل سکلز کی آپ ٹریننگ بچے کو دلوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ آن لائن بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ اس کو فزیکل کلاسز بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو کنٹری پاکستان کے اندر جو رورل ایریاز وہاں پہ تو اس طرح کی ٹریننگ پاسبل نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ایک پروفیشنل اپنے طور پہ سوشل سکلز کی ٹریننگ پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر گاؤں دیہات شہر اس چیز کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہوتی. پروفیشنل کہیں بھی پہنچ جائے تو اس کے لیے ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں. تو ایز اے پروفیشنل, ایز اے ٹیچر, اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, آڈیو کو سن رہے ہیں, تو پھر میں آپ کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایز اے پروفیشنل جو ہے نا آپ سوشل سکلز کی ٹریننگ کو اس پہ ضرور کام کریں. یہ بہت ضروری ہے. سوشل سکلز کی ٹریننگ سے یہ ہے کہ آپ ڈور سٹیپ پہ ہی یہ ٹریننگز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان بچوں کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جو آرٹسٹک بچے کہلائے جاتے ہیں. نمبر 6 پہ سوشل سٹوریز. یہ جو سوشل سٹوریز ہوتی ہیں یہ بہت زبردست قسم کے سوشل رولز بھی ایکسپلین کرتی ہیں. سوشل سٹوریز میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل رولز ہوتے ہیں وہ پڑھائے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے, کس کرتا ہے. یہ سوشل رول ہے کہ وہ کہیں بھی کس کرے گا, اوکے ہے. اب اس بچے کو ان ریلیشن سے ہٹ کے کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسی عورت کس کرے کسی اور جگہ پہ, وہ سوشل رول کی بریکیج ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ وہاں پہ وہ نہ ہو. تو پھر اس چیز کے لیے یہ جو سوشل سٹوریز ہوتی ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور سوشل سٹوریز کی مدد سے ہی ہم بچے کو سوشل رولز سکھا سکتے ہیں.
सोशल स्टोरीज हमें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में भी मदद देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा दूसरों के बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में क्या फील करता है, दूसरों के बारे में चीजें कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। नंबर 7 पे टीवी प्रोग्राम्स। अच्छा, आर्टिस्टिक बच्चों के लिए टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं वो मुख्तलिफ सोशल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रामाज होते हैं, टीवी के ऊपर जो ड्रामाज आ रहे होते हैं, वो बेहतरीन सोशल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। जितने भी ड्रामाज हैं, मूवीज हो गई, मूवीज आउटस्टैंडिंग एक जो है ना ये टीवी प्रोग्राम का हिस्सा है कि आप मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं। बच्चा सोशल सिचुएशन क्रिएट करता है, अंडरस्टैंड करता है आर्टिस्टिक बच्चा, तो इससे उसको दूर न करें। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे जो सिचुएशंस होती हैं, आप बच्चे को एनकरेज करें, उन सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि वो कैसे फील करता है। इसमें न्यूज़ भी सुनाई जा सकते हैं, मुल्क के जो हालात है, हाजिर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। और मजे की बात, पाकिस्तान के तो हालात ही ऐसे हैं कि जो डेली बेसिस पे डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट सिचुएशन बदल रही होती है। आर्टिस्टिक बच्चा उस सिचुएशन को बड़ी जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। और फिर बच्चे से पूछे कि उसकी अपनी फीलिंग क्या है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, उस सिचुएशन पे वो क्या कहता है। आर्टिस्टिक बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी का एक गिलास है, आप भर के किसी फर्श पे डालते हैं और फिर बच्चे से पूछें कि आपने क्या फील किया, साफ सुथरा फर्श था, पानी गिर गया, बच्चे की फीलिंग क्या है, छोटी छोटी चीजें उससे पूछ सकते हैं। बच्चा जब खुद को एक्सप्रेस करेगा तो इसका मतलब है टीवी प्रोग्राम के जरिए आप बच्चे को सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नंबर 8 पे वीडियो मॉडलिंग। अच्छा, इसमें ये है कि आप बच्चे को, ये वीडियो मॉडलिंग जो है ना, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है। इसमें ये है कि आप बच्चे को ऐसी वीडियोस दिखा सकते हैं जिसमें बच्चे को सोशल स्किल्स जो है ना सिखाई जा सकती हैं। और ये वीडियो मॉडलिंग वीडियोस ऐसी भी होती हैं जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की जो वीडियोस हैं, आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जिसके ऊपर बनी बने वीडियो पड़ी हुई हैं, बच्चे को वो दिखाएं। वो कोई एनिमेटेड मूवीज हो सकते हैं, कोई कार्टून्स हो सकते हैं, कोई सिंपल वीडियोस हो सकती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का काम हो सकता है, कोई कुकिंग की कोई हो सकता है, कोई रिपेयरिंग का कोई काम हो सकता है, कुछ भी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो बच्चे को वो वीडियो सुनाए और बच्चा जो है ना फिर उनसे बेनिफिट करेगा। अच्छा, वीडियो मॉडलिंग से ये भी होता है कि बच्चा फेशियल एक्सप्रेशंस अंडरस्टैंड करता है, लोगों से बातचीत का तरीका सीखता है। नंबर 9 पे विजुअल सपोर्ट। अच्छा, विजुअल सपोर्ट, इसमें मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा, ये जो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे पैक्स कहा जाता है, PECS, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पिक्चर्स दिखाएं और कोशिश करें वो वाली पिक्चर्स दिखाएं जिसमें लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इन पिक्चर्स के अंदर दूसरे नंबर पे वो पिक्चर शामिल करें जिसमें लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। इन पिक्चर्स के अंदर वो पिक्चर शामिल करें जिसमें लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। मतलब एक्सप्रेशंस वाली पिक्चर्स होनी चाहिए, स्टैटिक फेस वाली पिक्चर्स ना हों। यानी ये पिक्चर्स ऐसी हो जिनके अंदर लोगों की बॉडी लैंग्वेज शामिल हो। अच्छा, इसमें आप प्रॉम्प्ट कार्ड्स की भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कार्ड की एक्टिविटी क्या है, कोई कार्ड हो, उसके ऊपर वो पिक्चर बनी हुई है, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन वाले, बच्चे को बोलें ओके अब कार्ड पास होता है, जिस तरह इन पिक्चर के अंदर एक्सप्रेशन है ना, आपने इस तरह करके दिखाना है। किसी जमाने में ये एक्टिविटी, एक टीवी पे एक शो आता था, तारिक अजीज शो, उस पर जो मरहूम तारिक अजीज साहब थे वो भी यही एक्टिविटी करवाते थे कि जनाब एक कार्ड दे देते और कहते थे इस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है उसी तरह रिएक्ट करके दें और फिर मिलेगा आपको इलेक्ट्रा टीवी। तो सिमिलरली ये एक उसी तरह की एक्टिविटी है, लेकिन फ़र्क ये है कि जनाब इसमें कार्ड है, प्रॉम्प्ट कार्ड बना हुआ है, उसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं और बच्चे ने उन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना होता है। और इस तरीके से बच्चा बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक हासिल कर सकता है एक्सपीरियंस। तो ये थी हमारे पास आज की कन्वर्सेशन। जहाँ तक मैं समझता हूँ आज का लेक्चर टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। टीचर्स इन एक्टिविटीज़ को, ये मैंने 9 एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन की हैं, तो इन 9 एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करके सोशल स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। इन 9 एक्टिविटीज़ की मदद से उनको क्लास में, स्कूल्स में ग्रूम किया जा सकता है और पेरेंट्स घर पे भी ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जब कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी, बेशक आप इस जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए 9 एक्टिविटीज़ को आप लिख लें और घर के अंदर आप इन एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम बच्चे को करवाते रहें, कम अज़ कम 7 से 12 साल, तो 5 साल का अर्सा है जिसमें आपको ये 9 एक्टिविटीज़ करानी है।
और फिर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा उस वक्त भी फ़ौरन ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और 12 साल के बाद लाइफ लॉन्ग आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह इससे आपकी परेशानी या आपके मसाइल में कुछ ना कुछ कमी होगी इंशाल्लाह। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।